ठीक है। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार व्यावहारिक जीवन में क्षारत्व एवं अम्लत्व, एसिडिटी, बेस और एसिडिटी, एसिड, ठीक है, की दृष्टि से संतुलित भोजन माना जाता है। ये दोनों की दृष्टि, इन दोनों के आधार पे ही एक भोजन को संतुलित माना जाता है। किसमें? नेचुरोपैथी में। अगर क्वेश्चन आता है कि नेचुरोपैथी में बैलेंस डाइट का क्या मतलब है, तो एसिड और बेस की फॉर्म से, ठीक है, कि एसिड और बेस कितना होना चाहिए, उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि बैलेंस डाइट है या नहीं है। क्लियर? सामान्यतः शुद्ध रक्त में 80% 80% क्षारत्व, आपका बेस, और 20% अम्लत्व पाए जाते हैं। ब्लड में कितना होता है रेशियो? 80% आपका जो बेस है और 20% आपका एसिड है। क्लियर है? ये किसमें है? शुद्ध रक्त में, ब्लड में, प्योर ब्लड में। क्लियर? तदनुरूप संतुलित आहार के अंतर्गत बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंग 80% एसिड और 20% आपका 80% बेस और 20% एसिड पाए जाते हैं। किसमें? बैलेंस डाइट में, अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग? प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी। क्लियर है? और हमने अभी इसके पहले हमने क्या देखा था? आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखा था। ठीक है, जो आज के टाइम में क्या चीजें थी, विटामिन और मिनरल्स वगैरह जो चीजें थी, उनमें जितना बैलेंस था, जितना अकॉर्डिंग टू उसमें था, उस हिसाब से वो बैलेंस डाइट था। डाउट तो नहीं है? क्लियर है ना? ठीक है। एसिड जो होते हैं, ठीक है, अम्ल पदार्थों का सेवन करना संतुलित आहार की श्रेणी में माना जाता है। अतः अम्ल अर्थात एसिड एवं क्षार का अनुपात संतुलित आहार की दृष्टि से 1:4 का आरोग्य की दृष्टि से माना जाता है। बैलेंस डाइट का रेशियो क्या माना जाता है? 1:4। ठीक है, आरोग्य की दृष्टि से आपका जो बैलेंस डाइट है 1:4 का, अर्थात 20% आपका एसिड और 80% बेस। क्लियर है? 1:4, 4:1 नहीं करेंगे। क्लियर है? ठीक है ना? यहाँ बेस को पहले लिया गया है, तो अगर ऑप्शन में रहता है तो आप भी बेस को पहले ही रखेंगे। क्लियर है ना? वो कौन से खाद्य पदार्थ हैं एसिड के? हो गया ना? हाँ, 1:4 है। ठीक है, और हमने जो आहार का देखा था, याद है? आहार का भी यही बताया गया था ना? आहार का क्या है, कितना आहार लेना चाहिए हमें, कितने परसेंट, किस रेशियो से? 3/4। 3/4। ठीक है, आपका 50% आपका वो होना चाहिए जो ठोस पदार्थ है, जो भी आप ले रहे हैं भोजन में, और आपका 25% जल होना चाहिए, और 25% आप एयर के लिए खाली छोड़ते हैं। ठीक है, एयर के लिए खाली छोड़ते हैं, मैंने बताया है क्यों छोड़ते हैं। क्योंकि जब HCl मिलता है तो उनमें रिएक्शन होता है, मैंने बताया था ना? तो वो चीजें जो बनती है, जब तक आपके अंदर स्पेस नहीं होगा तो वो उसमें एडजस्ट नहीं होगा, फिर आपके गैस की फॉर्मेशन होने लग जाती है। आप जब ज्यादा खा लेते हैं तो गैस का फॉर्मेशन होता है, तो वो आपको फील होता है ना चेस्ट में। इसी रीजन से होता है, क्योंकि वन जो आपका थर्ड जो 3/4 रेशियो है होता है, वो आप खाली नहीं छोड़ते हैं। क्लियर है? जी सर। अब हम ये देख लेते हैं कि एसिड के सोर्सेस क्या क्या हैं, जो चार धर्मी है ना। बेस, आपके बेस के सोर्सेस कौन कौन से हैं? घरोष्ण दूध, मट्ठा,
लस्सी जिसको कहते हैं, छाछ, ठीक है। हरी सब्जियां, मटर, आपका आलू का छिलका सहित, मूली पत्तों सहित, प्याज, शहद, मक्खन, गुड़, किशमिश, गाजर, पके और खट्टे फलों में एवं अंकुरित अनाज, मूंग, मोठ, मेथी आदि कौन से पदार्थ हैं? बेस वाले, ठीक है, क्षार धर्मी खाद्य पदार्थों में माने जाते हैं। ये बेस है। क्लियर? अब हम देख लेते हैं एसिड वाले कौन कौन से हैं। अम्ल धर्मी खाद्य पदार्थों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं जो एसिडिटिक होते हैं? रोटी, दालें, सूखे मेवे, शक्कर, मिश्री, मिठाइयाँ, चाय, कॉफी, सभी प्रकार के व्यसन सामग्री, व्यसन सामग्री समझ गए? ठीक है। जी सर। अंडा, पनीर, मछली, मांस, गेहूं, चावल, मक्का, मुरब्बे, अचार, चटनी, खटाई, सिरका, तली हुई खाद्य सामग्री, चटपटी खाद्य सामग्री, मिर्च मसाले, नमक एवं तेल आदि। आज के टाइम में हमारे खाने में सबसे ज्यादा यही शामिल होते हैं। क्यों होते हैं ना? ये चीजें आपका बेस जनरेट करता है, बेस्ड है, ठीक है, अम्ल धर्मी है। और ये कितना परसेंट चाहिए हमें? सिर्फ 20%। अगर ये चीजें आपकी 20 से ऊपर गई तो वो एसिडिटी होगी ही होगी आपको। क्लियर है? तो इन चीजों में ध्यान रखना होता है कि आपको कैसे डाइट को बैलेंस करना है। आपका बेस जो है, बेस से रिलेटेड जो आपके सोर्सेस है, उसको आपको कितना लेना है? 80%, ज्यादा से ज्यादा चीजें वो होनी चाहिए। और ये जो बेस एसिडिटी वाले हैं, ये आपके 20% के अराउंड होने चाहिए सिर्फ। क्लियर है? मानव शरीर में यदि 80% क्षारमय एवं 20% अम्लमय हो तो उसे शुद्ध रक्त कहा जाता है। प्योर ब्लड कब कहा जाता है? जब उसमें 80% बेस हो और 20% एसिड हो। क्लियर? तभी वो प्योर ब्लड है। तथा उसी व्यक्ति के शरीर को निरोगी कहा जाता है। हेल्दी किसे कहा जाता है? जिसको कोई रोग ना हो तब कहा जाता है, अगर उसके ब्लड में 80% आपका बेस और 20% अम्ल हो, नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग। क्लियर? सर ये स्पेसिफिक करके कर सकते हैं ना, जैसे कि कितना अपने शरीर में कितना बेस है कितना एसिड है, ब्लड टेस्ट करके? हाँ, ब्लड टेस्ट करके आपको पता चल जाता है। ठीक है, ओके। ब्लड में आपको क्लियर आ जाता है ये चीजें। ठीक है ना? जी सर। जब प्रतिदिन भोजन में एक हिस्सा आम्लधर्मी और 4 हिस्सा क्षारधर्मी खाद्य पदार्थ का सेवन किया जाए, मीन्स 1% आपका एसिडिटिक और 80% बेस्ड अगर यूज किया जाए, वही बैलेंस डाइट है। क्लियर? उसी को बैलेंस डाइट कहा जाता है, मानते हैं। आहार में क्षार धर्म वाले तत्वों की कमी से रक्त आदि धातु में निर्बल निःसत्व होकर शरीर रोगक्रांता हो जाता है। जो आपकी सप्त धातुएं मैंने पढ़ाई है ना, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि मज्जा और शुक्र, ठीक है, रस, रक्त, मांस, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि मज्जा और शुक्र, ये सप्त धातुएं। अगर रक्त में 80% क्षार नहीं होता है तो ये धातुएं कमजोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, जिससे बॉडी क्या हो जाता है, आपके कई सारे रोग बॉडी में आ जाते हैं, डिजीजेस।
क्लियर है? नेचुरोपैथी का ये मानना है कि एक बॉडी रोगग्रस्त कब होता है? जब आपका क्षार और एसिड का बैलेंस बिगड़ता है, जिससे क्या होती है, धातुएं कमजोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, तब आपको रोग लगता है। क्लियर है? रक्त में क्षारत्व द्वारा टूटे हुए तंतुओं की मरम्मत होती है। टूटे हुए जो तंतु होते हैं, किसके द्वारा मरम्मत होती है? बेस्ट द्वारा। तंतु को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहेंगे? किन्हीं को पता है तंतु? फाइबर्स। फाइबर्स। ठीक है, उसकी मरम्मत किसके द्वारा होती है? बेस्ट के द्वारा। क्लियर? कोशिकाएं, आपकी सेल्स को एक न्यू लाइफ मिलती है और वो स्वस्थ रहती हैं, हेल्दी रहती हैं। ठीक है, किसके लिए? हेल्दी कोशिका के लिए। आपके सेल्स, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इम्यूनिटी पावर। आपके व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत कण जो है, वो बढ़ता है। और अगर व्हाइट ब्लड सेल्स मैंने पढ़ाया था, किसके लिए काम में आता है? इम्यूनिटी प्रतिरक्षा स्ट्रांग तंत्र का होती है उससे। है वो। ठीक है, आपका जो किसी भी रोग से लड़ने की शक्ति जो होती है, वो किसमें होती है? व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, उसकी शक्ति को बढ़ाता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है बेस्ट। अम्ल तत्व की वृद्धि से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। आर्थराइटिस पता है ना? गाउट्स मैंने बताया था। क्लियर है सभी को कैसे कमजोर होती हैं? क्योंकि ये जो आपका एसिड है, वो आपके जॉइंट्स में जाके जो फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड, उसको कम कर देता है और उसमें जाके मिल के, और जो एसिड होता है उसको धीरे धीरे खत्म कर देता है। क्लियर है? और वहां पे जो टेंडन्स होती हैं, तंतु, जो तंतु अर्थात क्या हो गया, तंतु किसे कहते हैं? टेंडन्स को। याद है टेंडन्स? जो बोन्स को एक दूसरे से जोड़ के रखने का काम करती हैं। हाँ। ज्वाइंट के साइड में मैंने बताया था ना कि काफी सारी टेंडन्स होती हैं जो एक दूसरे को पकड़े रहती हैं आपस में। एसिड उसको जाके और उसको इंजर्ड करना शुरू कर देता है। अल्सर, अल्सर का सबसे बड़ा कारण क्या है? एसिड। ये क्या करता है, आपका जो स्किन का लेयर होता है, उस लेयर को धीरे धीरे गलाता जाता है। और वो जब गलाता जाता है ना, तो आपको पता है कि स्किन के नीचे क्या जा रही हैं? आपकी वो है ना वेन्स और वो आर्टरीज, जो ब्लड को लेके जा रही हैं, हर एक पार्ट में है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो जो एसिड है वो डायरेक्टली किसके टच में आ जाता है? आपके आर्टरीज के टच में आ जाता है। तभी देखते हैं ना जलन होती है। ठीक है, जैसे ही वो टच में आता है, वो उसको इफेक्ट करना शुरू कर देता है। और वो धीरे धीरे आपकी जो आर्टरीज हैं उसको गलाना शुरू करता है। जब उसको गला देगा, तो आप सोचिए कि ब्लड कहाँ फ्लो होगा? बाहर। ब्लड बाहर ही फ्लो होगा ना। तो वो कई बार आपके म्यूकस के थ्रू बाहर आता है, किसी कभी कभी स्टूल के थ्रू बाहर आता है। क्लियर है? तो ये हड्डियों का जो डिजेनरेशन होता है, एक एज के बाद जो हड्डियों का डिजेनरेशन होता है ना, उसके लिए भी जिम्मेदार कौन है? एसिड। आफ्टर 40 क्या, आप तो 35 के बाद डिजेनरेशन होना शुरू हो रहा है, बिकॉज ऑफ जितनी एसिडिटिक जो चीजें हमने अपने खाने में शामिल कर रखा है। तो 35 के बाद ये चीजें देखने को मिल रही है। अर्थराइटिस हो गया आपका, जो जॉइंट्स है वो काम ही नहीं करते हैं।
है ना? क्यों? क्योंकि जॉइंट्स में जाके जब टेंडन्स को इसने वो कर दिया, इंजर्ड कर दिया, आपके साइनोवियल फ्लूइड जो हर बोन्स के नीचे होती हैं उसको खत्म कर दिया, तो क्या डायरेक्टली बोन्स एक दूसरे से नहीं टकराएंगी? और जब बोन्स एक दूसरे से कनेक्ट होंगी तो क्या उसमें घर्षण नहीं होगा? है ना? तो जब वो घर्षण होगा तो डिजेनरेट होगा या नहीं होगा? होगा सर। एसिड अगर बढ़ जाए तो ये काम करता है बॉडी में। इसीलिए आज देखने को मिल रहा है ये चीजें कि कम उम्र में ही शरीर में अकड़न है। क्यों अकड़न है? बिकॉज ऑफ एसिडिटी। खाने में एसिड इतना है, बेकार कर रही हैं, डिजेनरेट कर रही हैं। क्लियर है? आगे बढ़े हम। सर जी, ये अगर फिर ये बढ़ जाए, एसिड बढ़ जाए, तो फिर क्या कैसे कम करेंगे? आप एसिड बढ़ जाए तो एसिडिटिक चीजें कम कर दीजिए। आप बेस्ड की मात्रा बढ़ा दीजिए। बेस्ड में क्या क्या चीजें बताई मैंने पहले भी बताया था कि आहार सबसे पहले चेंज करना आवश्यक है, बताया था ना? और आयुर्वेदा और नेचुरोपैथ आहार को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानता है। आहार परिवर्तन से आधा से ज्यादा बीमारियां ऐसे ही कम की जा सकती हैं। अगर एक चीज बताइए, आपके अंदर किसी चीज की मात्रा को कम हो गई है तो बैलेंस बिगड़ा ना? किसका बैलेंस बिगड़ा? एसिड और बेस का। अगर आप बेस को बढ़ा दें तो क्या एसिड कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? एसिड की चीजें कम करके और बेस की चीजें बढ़ा दें। क्लियर? यस। वापिस वो बैलेंस में आ जाएगा। और जब वो बैलेंस में आ जाता है, आहार आपने चेंज कर दिया, उसके साथ आप बाकी चीजें भी यूज करें, जैसे एक्सरसाइज है, थोड़ी सी मूवमेंट है बॉडी की, है ना? पवन मुक्त आसन सीरीज आप सभी को पता होगा, जिसमें हमारे सूक्ष्म व्यायाम है ना? किसके द्वारा दिया गया पवन मुक्त आसन सीरीज? बताएं। पता नहीं सर। यह आपका मोरारजी देसाई का है। क्लियर है? पवन मुक्त आसन जो सीरीज है, ठीक है? इनकी नहीं, शायद वो मुंगेर बिहार की है क्या? बिहार स्कूल, बिहार का आपका पवन योग मुक्तासन निद्रा श्रेणी है। मुंगेर बिहार बिहार स्कूल ऑफ योगा का आपका योग निद्रा है। उनके द्वारा योग निद्रा दिया गया। सत्यानंद सर पर नित्यानंद के द्वारा है, मुझे लगता है। कौन उनकी सा आसन आता है पवन मुक्तासन सीरीज में? पवन मुक्त आसन सीरीज में आपके जितने भी सूक्ष्म व्यायाम है, आपका शोल्डर रोटेशन, नी रोटेशन, ठीक है, स्कंद चालन हो गया, आपका रिस्ट रोटेशन हो गया, ये वो तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी, जो कि MDNIY के संस्थापक है। क्लियर? और ये ठीक है पवन ना? मुक्तासन, उत्तान पादासन ये आते हैं कि नहीं, हलासन वगैरह? ये कुछ भी नहीं है। आपके जैसे ज्वाइंट्स हो गए ना, आपके नीज हो गए, आपके घुटने हो गए, आपके जॉइंट रोटेशन। एंकल्स हो गए। हाँ, एक चीज देखिए, जब आप किसी को करवाते हैं तो सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं? ग्रीवा संचालन, आंखों की रोटेशन, ठीक है? और उसके बाद आप ग्रीवा संचालन के बाद आप जैसे योग दिवस में आपने देखा होगा, योगा डे में, कि पवन मुक्तासन सीरीज के कुछ सूक्ष्म व्यायाम थे, है ना? जिसमें 8 है उसमें, 8 एक्सरसाइज। जी, उसमें है। लेकिन वैसे जो है, जो सूक्ष्म व्यायाम है, वैसे काफी ज्यादा है, ठीक है? और वो हर एक ज्वाइंट से संबंधित है। क्लियर है? सर इसमें नौका संचालन और चक्की संचालन ये सब है। नौका संचालन और चक्की संचालन आपका इसमें आ जाता है आसन में।
ठीक है, शरीर संवर्धनात्मक आसन में आ जाते हैं। क्लियर है? मैं आप लोगों को पवन मुक्त आसन सीरीज का अगर पीडीएफ मेरे पास होगा तो मैं उसमें उसको भेज दूंगा आप लोगों को, वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी वाला धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का। उसको आप लोग चेक करिएगा, या तो मेरे आपको पास गूगल है। पे भी 2200 available है, 2200 सूक्ष्म व्यायाम है मेरे पास है। हाँ, तो वही है सारे सूक्ष्म व्यायाम। आपके पास Clear फिर है? आप इनसे पीडीएफ शेयर करवा दे सर। हाँ मैं करवा हाँ, दूंगा, ठीक है। पीडीएफ आप जो भी जिनके पास भी हो वो शेयर कर दीजिएगा, अगर मेरे हाँ पास होगा तो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है? सर ये एग्जाम में भी आएगा जो आपने भी बताया? ये चीजें पूछी जाती है कि किनके द्वारा कौन सा योग दिया गया है। क्लियर है? ये प्रैक्टिकल योगा में है, स्थूल और सूक्ष्म व्यायाम बाय धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। उपचारात्मक योग कैवल्य धाम के द्वारा दिया गया है। क्लियर है? उपचारात्मक योग कैवल्य धाम का है। आपका योग निद्रा बिहार स्कूल ऑफ योगा है। सूक्ष्म व्यायाम धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी हैं। क्लियर है? ये चीजें याद रखने वाली चीजें हैं, कहीं भी इंटरव्यू में भी पूछ देते हैं। सर एक बार फिर से बताइए। पवन मुक्तासन सीरीज जो है यौगिक सूक्ष्म व्यायाम धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के द्वारा दिया गया है। उपचारात्मक योग कैवल्य धाम कुवल्यानंद जी के द्वारा दिया गया है, और बिहार स्कूल ऑफ योगा के द्वारा दिया गया है आपका योग निद्रा। सर उपचारात्मक का क्या बोला आपने? कैवल्य धाम के कौन? कुवल्यानंद जी, स्वामी कुवल्यानंद, कुवल्यानंद। जिन्होंने उसकी स्थापना की थी। कैवल्य धाम की हाँ जी। 1924 में 24 या 1924। और ये योग निद्रा का क्या बोला? बिहार स्कूल ऑफ योगा। ठीक है, आगे बढ़े। जी। ये हमने देख लिया कि जो एसिड है वो क्या काम करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, इसी प्रकार यदि क्षारत्व की आहार में कमी हो, अगर बेस बॉडी में कम हो जाए बेस, उससे रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज होंगी? डायबिटीज, मधुमेह, नेत्र रोग, आई डिजीज, फीवर बुखार, माइग्रेन, एसिडिटी, और आपका चर्म रोग। ठीक है, स्किन डिजीज जो होती हैं, और फिर गैस फॉर्मेशन, एसिडिटी, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, ये चीजें होती हैं किसकी कमी से? बेस की कमी से। सोचिए इनमें से कितने रोग आज के टाइम में प्रचलन में हैं। एसिडिटी हर किसी को होता है, 100 में से 80% लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है या नहीं है? डायबिटिक, माइग्रेन, कॉन्स्टिपेशन, ये तो नॉर्मल हो चुके हैं आज के टाइम में डिजीज। उसका रीजन क्या है? कि जो खाना खा रहे हैं, जो डाइट ले रहे हैं, उसमें किसकी कमी है? बेस की। तो अगर इन रोगों को सुधारना हो तो हमें क्या चेंज करना चाहिए? अगर इन रोगों को हमें ट्रीट करना हो तो पहले क्या चेंज करेंगे आप? बेस ज्यादा लेंगे सर। सबसे पहले तो डाइट में बेस को बढ़ा दीजिए और एसिड को कम कर दीजिए। मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से में एसिड हैं। ठीक है, खाना बता दिया ना मैंने। जितनी भी खट्टी चीजें हैं इसमें एसिड ज्यादा होता है। चाय, कॉफी, मिठाइयाँ, मीठे जो जितने भी हैं, जितने भी मीठे हैं सब में क्या होता है? एसिड है। आगे हम पढ़ेंगे कि जो मीठा होता है ना जी,
आपकी आवाज नहीं आई, दोबारा बोलेंगे? सर अल्कलाइन है सर। सर नींबू जो है, लेमन अल्कलाइन है सर, नींबू, वो एसिडिक नहीं है जी, सिर्फ खट्टी चीजों में एक। मैंने इसमें एडेड हैवी नहीं नींबू आपका। क्लियर है? नींबू इसमें लेमन एडेड नहीं है। अगर नींबू लेते हैं तो एक मात्रा तक ही ले सकते हैं ना, एक क्वांटिटी तक। अगर उसका क्वांटिटी एक्सेसिव होगा तो क्या वो एसिडिटी होगा या नहीं होगा, ये बताइए। होगा सर। मेरा सर आंवला भी अगर एक्सेस हो जाएगा तो उसका भी एसिडिक हो जाता है ना? बिल्कुल। आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी के अनुसार जो भी आपके शरीर में मात्रा से अधिक होता है वो आपके लिए जहर है। ठीक है? ये नेचुरोपैथी आयुर्वेदा कहता है कि अगर शरीर में आपके कोई भी चीज मात्रा से अधिक है तो वो आपके शरीर के लिए पॉइजन है। क्लियर? इसीलिए बैलेंस के लिए क्या किया गया है, एक रेशियो बताया गया है। ठीक है ना? अगर इस बैलेंस से ज्यादा होता है इस रेशियो से, तो वो चीजें आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगी। और नुकसान क्या पहुंचाता है? बीसी पहुंचाता है, जहरी पहुंचाता है। क्लियर है ना? जी। तो अगर इन रोगों को ट्रीट करना है तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि उनके खाने में क्या चीजें ले रहे हैं वो, और जो खाना ले रहे हैं क्या वो रेशियो है या एसिडिटी काफी ज्यादा ले रहे हैं, जिनमें एसिड ज्यादा है। यहां से तो आप डिफाइन आराम से कर सकते हैं ना। यहां से आप आराम से डिसाइड कर सकते हैं कि क्या चीजें ले रहे हैं और किसमें एसिड ज्यादा है, और अगर बेस हमें उनको देना है तो क्या चीजें बढ़ानी चाहिए। क्लियर है? इसमें से क्वेश्चन यहां था। क्लियर? इसमें से यहां पे क्वेश्चन था इस बार। ठीक है? एसिडिटी को बढ़ाने वाले कौन कौन से तत्व हैं? एक तो आपका क्लोरीन, आयोडीन, नमक। ठीक है? गंधक, क्या बताया था, सल्फर, फॉस्फोरस। ठीक है? फिर आपका लैक्टिक और यूरिक एसिड, सल्फर, फिर लैक्टिक और यूरिक एसिड। यूरिक एसिड भी पता है ना कहां बनता है? यूरिया में बताया था मैंने। यूरिक एसिड का जब लेवल बढ़ जाता है। क्लियर है? यस सर। ये चीजें आपके एसिड को बढ़ाने वाले हैं। जी, ठीक है ना? तो आप ये चीजें देखेंगे कि किन में, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये चीजें किन में मिलती हैं हमें। अब देखिए, क्षार को बढ़ाने वाले, बेस को बढ़ाने वाले कौन कौन से हैं। अगर किसी को वो प्रॉब्लम हो तो आप इन चीजों को बढ़ा सकते हैं। सोडियम, पोटेशियम, किसके पार्ट है ये? बेस के सर। मिनरल्स कैल्शियम, के। मिनरल्स के। अब याद आ गया? यस यस। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा, तांबा, मैग्नीशियम और मैग्नीज, इसके पदार्थों को बढ़ाना है। तो क्या बढ़ाएंगे ऊपर? मिनरल्स बढ़ाएंगे। मिनरल्स बढ़ाएंगे ना सर? ठीक है? और कम क्या करेंगे? एसिडिक, सर। क्लोरीन, आयोडीन, गंधक, क्लोरीन, लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड। आयोडीन में किसका पार्ट था? नमक। मिनरल्स का था ना? मिनरल्स में था आयोडीन, किसमें था? ये मिनरल्स में ही था शायद। यस सर। ठीक है, मिनरल्स में था। आयोडीन को कम करेंगे।
नमक वाली चीजें। क्लियर है? और बढ़ाएंगे क्या? ये चीजें मैं बता चुका हूं कि किसमें मिलता है, विटामिन डी, कैल्शियम। क्लियर है? आयरन, आयरन की चीजें भी बता चुका हूं मैं। पोटेशियम मैग्नीशियम, भी, केला, बनाना। बनाना वगैरह जो चीजें हैं उसको बढ़ा देंगे आप। क्लियर है? सार संक्षेप में यह है कि संतुलित आहार के पौष्टिक तत्वों से, ठीक है, जो इसके अंदर जो पौष्टिक तत्व होते हैं, शारीरिक विकास एवं मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। बॉडी जो डेवलप होती है, शरीर का जो विकास होता है, और मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, ये किससे प्राप्त होता है? बैलेंस डाइट से। क्षारीय आहार द्रवों में उक्त 4 भाग क्षारीय एवं 1 भाग अम्लीय आहार द्रव्यों के सेवन से शरीर स्वस्थ बना रहता है। कितना? 4:1 sir. 1/4। क्लियर है? इससे क्या होता है? बॉडी आपका स्वस्थ बना रहता है, हेल्दी बना रहता है। अब हम देख लेते हैं कि मिताहार के कार्य एवं लाभ क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये सारे आपके मिताहार में आ गए, बैलेंस डाइट में। क्लियर है? आहार की वह मात्रा जो आपके खाने की, ठीक है, वो क्वांटिटी जो क्षुधा के अनुरूप, मीन्स आपके जो खाने की इच्छा है के अनुरूप कम मात्रा में सेवन की जाए, जिस सेवित आहार द्रव्यों की मात्रा का सुपाच्य आसानी से हो जाए, वह किसकी श्रेणी में आता है? मिताहार, बैलेंस डाइट। क्लियर है? जो इजिली डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है, जो इजिली डाइजेस्टेबल हो, वो क्या है? आपका बैलेंस डाइट है। अगर प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है बॉडी में, तो क्या उसको तोड़ने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लेगा? इजिली डाइजेस्टेबल होगा क्या? No sir. नहीं। नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन को तोड़ने में काफी टाइम लगता है। मैंने बताया था जब प्लांट बेस्ड प्रोटीन पढ़ा रहा था, याद है? कि उसको तोड़ने के लिए, टुकड़े करने के लिए बहुत समय लगता है, इसीलिए वो इतना इजिली डाइजेस्टेबल नहीं है। क्लियर है? तो उसकी क्वांटिटी उसी मात्रा में लेनी चाहिए। इसके लाभ देख लेते हैं क्या होते हैं बैलेंस डाइट के। बॉडी को हेल्दी रखता है, आपके जो शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है। न्यू सेल्स का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। बॉडी का टेम्परेचर बना रहता है। जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, जो डैमेज्ड सेल्स हैं, उसको दोबारा से उसको दोबारा मरम्मत करता है, ठीक है, उसको बेटर करता है। जो बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, विजातीय द्रव्य, नेचुरोपैथी क्या कहता है कि सभी रोगों का कारण क्या है? सभी रोगों का कारण विजातीय द्रव्य है। विजातीय द्रव्य ही शरीर में रोगों को उत्पन्न करते हैं। क्लियर है? और जो भी हमारी बॉडी में एक क्राइटेरिया से जितना कहा गया है उतना है, तब तो वो ठीक है। लेकिन अगर उससे थोड़ा भी ज्यादा होता है तो वो क्या है? विजातीय द्रव्य है। विजातीय क्लियर है? द्रव means toxins ना? हाँ, टॉक्सिन्स, ठीक है। टॉक्सिन्स। बट जो हमारे जो भी एक्स्ट्रा है वो टॉक्सिन्स के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। शरीर में शक्ति तथा स्फूर्ति, सजगता बढ़ाती है। फैट नहीं बढ़ता है मोटापा से, हमने पहले भी देखा है, ठीक है।
कि अगर बैलेंस डाइट होगा तो उसमें वसा कम हो जाएगा ना, आपका जो फैट है वो भी तो उसी मात्रा में होगा। संतर्प जन रोग नहीं होते हैं, ठीक है। पाचन प्रणाली सुधरती है, डाइजेस्टिव सिस्टम। सर जो ये आपका संतर्पजन रोग क्या होता है? संताप, संतर्प संतर्प आपका संताप से संबंधित है। जो तापित वाले रोग हैं, कौन कौन से? डिसीज। हाँ बिल्कुल, जी, ठीक है। रिपीट करेंगे सर, कौन सा बोला आपने? सर इसको संक्रामक रिपीट। रोग बोलेंगे क्या? संतर्प, संतर्प का तात्पर्य पता है किससे है? संताप, संताप दुख से, तनाव से, चिंता वाले। ताप वाले जो रोग हैं, ठीक है। स्ट्रेस आ गया आपका, हाई फीवर वगैरह जो आ जाते हैं, ताप जनित रोग कौन कौन से हैं? स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह, डिप्रेशन, ये आपके इसमें आएंगे, संताप वाले संतर्प जनित रोग होंगे आपके ये टाइफाइड वगैरह। टाइफाइड, ज्वर कौन सा भी, और ये एक ये होता है चीजें जो है वो बीपी भी संताप बढ़ता जनित, है। हाँ तो ये संताप जनित रोग हैं, ठीक है, जो बॉडी में ताप को एक्सेसिव करते हैं, ओके, ताप, हीट वाले, हाँ जी। ठीक है। ये थोड़ा सा कठिन हिंदी है, क्लियर है। चीजें वही है, बस थोड़ा सा अलग इन्होंने वो किया है। फूड पाइप को हेल्दी रखता है आहार नाल जो है आपका, ठीक है। जिनके घरों में नौकर चाकर या मशीनों से गृह कार्य साफ सफाई होती है, उनके लिए मिताहार रामबाण होता है, ठीक है। अब देखिए कि बैलेंस डाइट क्या है एक चाइल्ड के अनुसार 3 से 5 वर्ष के लिए। प्रातः 6 बजे टाइमिंग दिया हुआ है और आहार और मात्रा दी हुई है। प्रातः 6 बजे क्या देना है? 200 से 250 ग्राम मिल्क, 2-3 मठरी या बिस्किट। आपको 7 बजे 150 से 200 ग्राम दूध में पकाकर क्या देना है? दलिया या खिचड़ी, एक सैंडविच, एक उबला हुआ अंडा जो नॉन वेजिटेरियन है, क्लियर। 10 बजे 3 घंटे का गैप, 50 से 100 ग्राम फलों का रस, फ्रूट जूस, पराठा, पोहे या अंकुरित अनाज, इनमें से कुछ भी, क्लियर। दोपहर 1 बजे चावल, 1 या 2 रोटी जितना आवश्यकता अनुसार, दाल या कढ़ी, सब्जी, हरी, पनीर की, आलू की, टमाटर की, जो भी हो, सलाद, टमाटर, गाजर, खीरा, ककड़ी, और 15 से 20 ग्राम दही या रायता, क्लियर है। 3 बजे 200 से 250 ग्राम टमाटर या वेजिटेबल्स के सूप। शाम को 5 बजे 250 ग्राम दूध, ठीक है, जो आपका मौसमी फल हो, सीजनेबल फ्रूट। 50 से 100 ग्राम मठरी, 50 से 15 से 20 ग्राम भुनी हुई मूंगफली, चना या खीर, चना खीर। रात्रि 8 बजे 1 से 2 रोटी, 20 से 30 ग्राम दाल, 40 ग्राम जो वेजिटेबल से मिश्रित मिक्स, और दूध से बनी मिठाई। क्लियर, आगे बढ़े। यस या नो? यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है, सर अब हम देख लेते हैं जी। मुझे बस यही पूछना था कि अभी ये तो सही आहार हो गया, बेस एल्कलाइन सब सात्विक आहार जैसे हम बोलेंगे। यदि हम बोलते हैं कि उसको फ्रिज में रखना नहीं चाहिए और गर्म करना नहीं चाहिए दोबारा,
तो यदि मैं बिल्कुल। उसको बिना फ्रिज में रखे बिना मतलब कभी कभी क्या होता है थोड़ा सा बच जाता है दोपहर का, तो वो बिना फ्रिज में रखे या बिना दोबारा गर्म किए मैं शाम को खा लेती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है। एक चीज कहा गया है आपके नेचुरोपैथी में, आहार के बारे में पता क्या कहा गया है आयुर्वेदा में? 4 4 घंटे के घंटों के बाद, बाद नहीं खाना चाहिए। हाँ भोजन बनने के 4 घंटे बाद वो, भगवत गीता में तामसी यस आहार होता है। बिल्कुल, तो उस भगवत हिसाब गीता से में बोला गया है, हाँ, भगवत गीता में भी है और आयुर्वेदा में भी है। यातयामम गतरसम, एक प्रहार उलटने के बाद 3 घंटे बाद। 3 घंटे के बाद वो तामसी आहार होता है। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं। ठीक है मीना जी। तामसी से बचने के लिए इतना कर रही थी, फ्रिज में नहीं रख रही थी, गर्म नहीं कर रही थी, अभी मुझे कुछ और करना पड़ेगा। ठीक है ना, तुरंत करो तुरंत खा लो बस। ये चीजें हाँ कहा गया है कि भोजन 3 घंटे के अंदर ग्रहण कर लेनी चाहिए जब आप बनाते हैं। क्लियर है? तो फिर अभी जो टिफिन लेके जाते हैं ऑफिस स्कूल में वो बच्चे, जैसे कि टिफिन बना के दूध कितने घंटे तक रहता ही है ना वो, तो दोपहर तक। बिल्कुल। ठीक है ना, उन्होंने फ्रिज की बात की इसीलिए मैंने ये बता दिया। ठीक है, चीजें हर किसी हिसाब से उस हिसाब से फॉलो करना इतना इजी नहीं होता है। ठीक है ना? हाँ। और सैंडविच का 10-11 बजे सैंडविच का, लेकिन सैंडविच अभी व्हीट ब्रेड वाला लेना पड़ेगा, मैदे का नहीं चलेगा। मैदे का कहा भी नहीं जाता है, आपको बीट का लेना होता है, गेहूं का। ठीक है ना, हाँ। गेहूं वाला आपको एनर्जी देगा। उसका रीजन है उसके अंदर जो चीजें आप डाल रहे हैं ना, चाहे चीज डाल रहे हैं, ये चीजें डाल रहे हैं, ये दूध की बनी हुई हैं। ठीक है, आप जो उसमें यहाँ वेजिटेबल्स तो डाल रहे हैं, यहाँ तो मुंबई में ब्रेड को पेंट करते हैं और ब्राउन ब्रेड कहते हैं, अंदर मैदा ही होता है, तो कैसा खाएंगे ये ब्रेड? हम तो खाते ही नहीं ब्रेड। आप एक काम करिएगा, आप चपाती ले लें। हम तो रोटी अगर खाते हैं, चावल की रोटी हमारे यहाँ बहुत खाते हैं हम। बिल्कुल ना, हमारा रोटी ले वही लीजिए खाना ना। है। हाँ, वही ऐसा कहा खाना है जाता हम। है कि नाश्ते में अगर बाकी चीजें छोड़ के अगर आप 2 रोटी ले लेते हैं और थोड़ा सा सब्जी ले लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। तो ठीक है, बेसिकली होममेड फूड होना चाहिए जो भी है। यस। जी आप जी पोहे यस। बनाएं, पोहे बनाएं, क्योंकि घर ये में चीजें भी। ऐसी हैं जो इंस्टेंट एनर्जी देती रहेंगी आपको 1 बजे तक जब आप भोजन करेंगी। क्लियर है? पोहे हो गए, दलिया हो गए, आपका खिचड़ी हो गया, आपके पराठे हो गए कभी, ये नाश्ते में लिया जा सकता है। क्लियर है? और नाश्ते के 5 घंटे के बाद कहा गया है आयुर्वेदा में, 5 घंटे के बाद खाना कंपलसरी होता है। नाश्ते और खाने के बीच में 5 घंटे का गैप होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप 9 बजे नाश्ता कर रही हैं, ठीक है, तो आपको 1 बजे लंच कर लेना चाहिए। और 1 से 5 बजे के बीच, 5 बजे आपको कुछ ना कुछ ले लेना चाहिए। ठीक है, अगर आपने 5 बजे खाया तो 3 घंटे का अंतर देंगी, और 1 से 4 मीन्स 4 बजे तक आप कुछ ना कुछ खाएंगी। क्लियर? सर पर कहा जाता है कि सूर्य अस्त से पहले डिनर कर लेना चाहिए, ऐसा भी है ना? क्या लेकिन 7 या 8? हाँ। आयुर्वेदा में खाने की बात की गई है। एक सुबह जब आप उठते हैं उसके बाद आपको कुछ लेना चाहिए। ठीक है ना, आपके उठने के बाद ज्यादा देर का अंतर नहीं होना चाहिए, वो आपको एसिडिटिक फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि आपके स्टमक में कुछ होगा नहीं और एसिडिटी आपका HCl निकल जाएगा। तो क्या वो एसिडिटिक बनाएगा या नहीं बनाएगा? सर बनाएगा। आप जैसे ही उठते हैं, नींद खुलती है, फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। क्यों? डाइजेशन प्रोसेस। आपके नींद खुलते ही, जब आप जो भी सोए हुए होते हैं, उस समय सभी चीजें मंद रहती हैं, होता है ना?
क्योंकि ये कहा गया है कि रात में जो चंद्र है, चंद्र के हिसाब से आपकी जठराग्नि प्रदीप्त नहीं रहती है। क्लियर? लेकिन मॉर्निंग उठते ही जैसे ही सूर्योदय का समय होता है, आपकी जठराग्नि प्रदीप्त हो चुकी होती है। और जब जठराग्नि प्रदीप्त हो गई, आप शौच से निवृत्त हो गए, तो आपके पेट में बचा क्या? कुछ है? क्या वो एसिडिटी बनाएगा या नहीं बनाएगा? ये देखिए, बनाएगा नहीं सर। कहते हैं एसिडिटी फास्टिंग में भी हमें, जैसे फास्ट करते हैं तो उस समय भी कुछ ना कुछ, मतलब फास्टिंग के भी खा लेना चाहिए, ड्राई 16 फ्रूट प्रकार का उपवास बताया गया है। कितने प्रकार का? नेचुरोपैथी में 16 प्रकार का उपवास बताया गया है। दुग्ध उपवास, कल्प उपवास, एक आहार उपवास, द्विआहार उपवास, इस तरह से पूरा 16 है। दीर्घकालिक उपवास, लघुकालिक उपवास। समझ में आया? यस सर। मट्ठे के ऊपर उपवास रखा जाता है, सिर्फ का जो आपका होता है। सर ये नेचुरोपैथी में एक पनीर डाइट है, वो भी पता है क्या आपको? कौन सा? पनीर। हाँ, पनीर फ्रूट्स रसाहार। खाते हैं, एक दिन फ्रूट्स खाते हैं, फिर नींबू पानी, फिर रसाहार, ऐसा उसका मेन्यू है। पनीर कहते हैं उसे। यस, तीनों टाइम में अलग अलग चीजें लेनी होती हैं। ठीक है? वो 16 प्रकार के आहारों का ना, वो जो उपवास है 16 प्रकार के, उसका लिस्ट मैं आपको भेज दूंगा। क्लियर है? उसके शब्द से ही आपको समझ में आ जाएंगे कि किस प्रकार का उपवास है। अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं उसको पढ़ा सकूं, नहीं तो उपवास मेरे पास नेचुरोपैथी है, क्योंकि मैंने नेचुरोपैथी में डिप्लोमा किया है। ठीक है? तो मेरे पास वो कंटेंट्स हैं सारे कि किसमें कितना कौन सा आहार होता है। किसी में एक आहार रहता है कि एक ही प्रकार की आपको या तो सब्जी लेनी है या तो रोटी लेनी है, जो भी ले एक ही चीज लेंगे। अगर आप एक सब्जी ले रहे हैं तो एक ही सब्जी लेंगे। अगर आप एक समय का भोजन का उपवास कर रहे हैं तो आप एक ही समय भोजन लेंगे। क्लियर है? अगर आप मट्ठे के ऊपर उपवास कर रहे हैं तो आप एक ही समय मट्ठा ही लेंगे। सिर्फ दुग्ध उपवास कर रहे हैं तो आप एक ही समय सिर्फ दूध ही लेंगे। क्लियर है? और लघुकालिक उपवास का भी समय होता है, दीर्घकालिक उपवास का भी समय होता है। दीर्घकालिक उपवास में ये कहा जाता है कि जब आपका समय होता है ना, जब आपको तीव्र भूख की इच्छा होने लगे, तब आपको खाना खाना चाहिए, वो उस उपवास को तोड़ना चाहिए। ठीक है? 15 दिन का भी उपवास है, 20 दिन का भी उपवास है। ठीक है? चातुर्मास और नवरात्र उसके आधार पे है ना सर? नवरात्रा में देखिए, नवरात्रा में कोई सीक्वेंस नहीं है खाने का, नहीं है ना? सर सब अपनी अपनी तरीके से सब उसको अपने अपनी तरीके से करते हैं, एक ऐसा मोदी नहीं जी है। तो गर्म पानी पर करते हैं। मोदी जी उपवास गर्म पानी सिर्फ पीते हैं 9 दिन। मेरे जो पिताजी करते हैं, मेरे पिताजी सिर्फ फलों के ऊपर करते हैं, और वो भी सिर्फ एक समय फल लेते हैं, शाम के समय में। ठीक है? तो हर किसी का अलग अलग एक नजरिया है, हर कोई अपने अपने हिसाब से रखते हैं। और उपवास भी अपने शरीर के हिसाब से, जो हम ये चीज कहते हैं ना कि हम कल से उपवास रखना शुरू कर रहे हैं, नहीं। उपवास के लिए अपने आप को तैयार करना होता, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से नहीं सिर्फ। अगर हम कल उपवास कर रहे हो तो आज ही सबको बता देते हैं कि आज हम कल मेरा उपवास है, वो मानसिक तनाव होता है। उपवास मानसिक तनाव के लिए नहीं करते हैं, मानसिक तनाव दूर करने के लिए करते हैं। लेकिन अगर हमें कल उपवास करना हो तो हम आज ही से तनाव में आ जाते हैं। हम अपने मन को 10 बार यही चीजें कहते रहते हैं, अरे कल तो उपवास है, आज खा लेते हैं। क्यों? जी सर। आज जो मर्जी वो खा लेते हैं, कल देखा जाएगा, क्योंकि कल तो कुछ खाना नहीं है ना। और अगले दिन फिर क्या होता है, बस एक दिन का उपवास था, आज तो भर के खाना, क्योंकि कल कुछ खाया ही नहीं। वो ना खाते हैं।
ठीक है। अगले दिन तो भर के खाते हैं कि कल के भी कसर आज ही पूरी कर लेंगे हम। कल पूरे दिन नहीं खाए, पेट में कुछ गया नहीं, आज पूरा खा लेते हैं, है ना। ऐसा ही उपवास होता है। ये उपवास आपको वो फायदा नहीं देता है जिसके लिए आप कर रहे थे। ठीक है। जठरा अग्नि को धीरे धीरे उस अवस्था में लाना होता है कि वो वापिस आप उसको कुछ दे। स्टार्टिंग जो होता है, आपको किसी जूस से या बाकी चीजों से आपको उपवास खोलना होता है, लिक्विड डाइट से। ठीक है ना। हमेशा लिक्विड डाइट से ही उपवास को खोलते हैं। क्लियर है। लेकिन हम तो यहाँ कुछ भी खा लेते हैं। नवरात्रे में भी यहाँ चिप्स चल रहे होते हैं, पता है। व्रत वाले चिप्स चलते हैं, सेंधा नमक वाले। सारी आइटम्स होती है ना सेंधा नमक। पूरे आइटम, सारी आइटम्स खा लेते हैं, पुदीने की खीर, ये वो सब। तो किस चीज का उपवास हुआ वो। अगर आप जिस तरीके का उपवास बताया गया है ना नेचुरोपैथ में, ना प्राकृतिक उपचार में, अगर उस तरीके का उपवास करे तभी वो आपको फायदा देता है। समझ गए। अगर हम उपवास किए होते हैं तो हमारे मन में भी उल्टे सीधे विचार आ रहे होते हैं। यस या नो। सर सबसे पहले तो क्रोध, ईर्ष्या, क्रोध, ईर्ष्या, ये चीजें तो खत्म ही नहीं होती हैं, है ना। अगर किसी ने बोल दिया तो तुरंत से उसके ऊपर भड़क जाते हैं। चिड़चिड़ापन से। हाँ, फिर बाद में कहते हैं कि हम तो उपवास में थे, तो थोड़ा सा हो जाता है। अरे आपने उपवास रखा ही इसीलिए था ताकि ये जो मानसिक विकार है उसको दूर कर सके। सिर्फ शारीरिक ही नहीं, सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं, आपके विचार भी शुद्ध होते हैं उपवास में। क्योंकि एयर कहाँ है, आपके मस्तिष्क में भी तो एयर है ना। वायु तत्व का धारण करते हैं ना, स्पेस का, आकाश का। तो आकाश है या नहीं है ब्रेन में। यही चीजें कहा गया है कि उपवास में हमेशा ये कहा गया है कि आप प्राणायाम का अभ्यास करें, राम नाम का जप करें, जो राम नाम की औषधि है, तब जाके वो फलीभूत होता है उपवास। ठीक है। ये उपवास का बहुत लंबा टॉपिक है। आकाश, जो आकाशीय चिकित्सा है ना, आकाशीय चिकित्सा, इसको नोट करके रखेंगे आप लोग। आकाशीय चिकित्सा के अंतर्गत आता है आपका ये उपवास। स्पेस। क्लियर है। जल चिकित्सा में आपका जल आता है। सूर्य चिकित्सा में आपका कौन सा आता है, जो जल है, तप्त जल, चार्ज वाटर। मिट्टी चिकित्सा में आपका कौन सा आ जाता है, पृथ्वी। और अग्नि चिकित्सा कौन से हो गए, अग्नि, वायु, आपके पृथ्वी और जल और आकाश। ठीक है। अग्नि में तो सूर्य आएगा ना, सूर्य की चिकित्सा। अग्नि में आपका सूर्य आ जाएगा, सूर्य चिकित्सा अग्नि में आता है। पृथ्वी में मड थेरेपी आ जाएगा। मिट्टी, मिट्टी का, थेरेपी, मिट्टी से चिकित्सा। मड थेरेपी। ठीक है। अब मड थेरेपी भी बहुत फायदेमंद है। जितने रोग हैं, मड में हमेशा जो मिट्टी होती है उसमें विष को सोखने की क्षमता है, अग्नि को सोखने की क्षमता है, गर्मी को, ताप को। क्लियर है। जल में ताप को सोखने की क्षमता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की क्षमता है जल में, जो विजातीय द्रव है। हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी इसका होता है आपका जल का। वायु चिकित्सा में क्या है? वायु चिकित्सा में आपका सुबह टहलना। कहा जाता है कि जब धूप हो ना, तो धूप में अपने जो कपड़े हैं हल्के कपड़े पहन के और स्वच्छ हवा में बैठे। ऐसा नहीं कि आपके इधर जितने भी रोम छिद्र होते हैं ना, आपके जो कूप होते हैं स्किन में, वो आपके खुलते हैं। आपके स्किन डिजीजेस को कम करता है।
क्लियर है ना? ओके ओके। तो ये चीजें हैं सर आपके पर जो वायु चिकित्सा और उपवास चिकित्सा और वायु चिकित्सा दो अलग दी है सर नेचुरोपैथी में। कौन कौन सा चिकित्सा बोले? अलग है, उपवास चिकित्सा अलग है और वायु चिकित्सा अलग है, दो दिए है सर। उपवास आपका आकाश के अंतर्गत आता है, स्पेस। क्लियर है? सर ये प्राणायाम जो करते हैं अनुलोम विलोम, ये वायु चिकित्सा में नहीं है, ये आ सकता है ना? ये आपका ये प्राणिक चिकित्सा एक अलग माना गया है, ठीक है? अच्छा, ओके सर। नेचुरोपैथ प्राणिक चिकित्सा अलग मानता है। क्लियर है? वैसे तो जो प्राण है वो वायु से ही कहा जाता है, वायु ही हमारा प्राण है। जी भाई। लेकिन प्राण को इन्होंने अलग से डिफाइन किया है, जो आपके पंच प्राण है, ठीक है? पंच प्राण और पंच उप प्राण, इनको अलग से डिफाइन किया है इन्होंने। तो इनका पूरा एक अलग चैप्टर है, पूरा का पूरा। ऊर्जा जो संचरण है ना, उसका अलग से लिया है इन्होंने। क्लियर है? उसके अंतर्गत लेके, वायु के अंतर्गत लेके, लेकिन उससे अलग इसको काफी एक्सट्रीम लेवल पे बताया है। सर ये जो जी। ग्रीन ग्रास पे चलने की जो मतलब ये सजेस्ट करते हैं कि हरी घास पे चलना चाहिए, तो उससे ये जो ये इफेक्ट होता है तो वो वायु में जाएगा कि ये पृथ्वी तत्व में? पृथ्वी तो इफेक्टेड होगा ही। और फिर किसमें, कौन सा वाले में? जैसे कि हरी घास पे चलने के लिए बोलते हैं ना कि आंखों का तेज बढ़ता है। हरी घास चलने पे आपके जो नर्व्स हैं, ठीक है, बीपी हाई के लिए कहा जाता है, सबसे ज्यादा फायदेमंद है आंखों के लिए। क्योंकि आपके जो तलवा है ना, आपके जो पैरों के तलवे हैं, आप कभी एक्यूप्रेशर पढ़िएगा। कितने लोग एक्यूप्रेशर पढ़े हुए हैं? सर मैंने पढ़ा सर थोड़ा थोड़ा। बहुत बढ़िया, मैंने भी डिप्लोमा की सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है इसमें। थोड़ा बहुत पता मैंने है। भी किया है और एक्यूप्रेशर। पिछली बार मैंने एक्यूप्रेशर का बोला था, काफी सारे पॉइंट्स बताए थे, याद हो तो, बहुत पहले जब मैंने पढ़ाया था। ठीक है? पैर के तलवे में K3 पॉइंट होता है, किडनी वाला कोई 3 पॉइंट होता है, वो बहुत ही इफेक्टिव रहता है। पूरी बॉडी का पॉइंट आपके पैरों के तलवों में और हाथों में है। सारे पॉइंट्स होते हैं सारे। कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम के अनुसार, ठीक है, जो कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम है ना, पूरक चिकित्सा आपका जो कहा जाता है, तो उसमें हाथों और पैरों में आपकी समानता है। आपका सर हो जाता है अंगूठा, ठीक है, और आपकी बीच की जो 2 उंगलियां हैं वो आपके पैर हैं, और साइड साइड की जो 2 उंगलियां हैं, एक अंगूठे के बगल वाला और एक सबसे कोने वाला, ये आपके हाथों में है, हाथ है ये आपके। अब अगर आपको हेड से संबंधित प्रॉब्लम है तो कहाँ चिकित्सा करेंगे? आपके अंगूठे में। और आपका जो बीच वाला हिस्सा है, इसमें हर जगह पे वो चीजें हैं, आपका लीवर है, स्टमक है, आपके यूरिनरी ब्लैडर है, सारे हैं, और वहीं पे ट्रीटमेंट होता है। ठीक है? सर हेडेक में तो मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस करा है, वो जो अंगूठे और हेडेक में बगल आप वाली जो उंगली के आपके बीच हाथों में। के अंगूठे हैं ना, हाँ जी, उसके हाथ के प्रेशर अंगूठे, ठीक है, अंगूठे का सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है, उठा हुआ वाला ऊपर, उसको प्रेस करें, और अंगूठे के पीछे वाले पार्ट को प्रेस करें, जो थंब से उसके नेल के नीचे है। क्लियर है?